नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वस्थ हैं। आप सभी प्यारे साथियों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से सारे प्यारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए और फिर अपने टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी WBC के बारे में। WBC जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ये आपके शरीर में 8 से 10 हजार होती हैं और इनकी मृत्यु रुधिर में होती है। और ये आपको जो आप लोगों को प्यारे बच्चों इम्यूनिटी देती है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। इनके अंदर केंद्रक होता है और इनकी कोई निश्चित शेप नहीं होती, इनकी जो शेप है वो इरेगुलर होती है। तो ये सारी बातें हमने कल की क्लास में करी थी। आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ेंगे और एक बार बता दीजिए आवाज़ आप लोगों की मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं भाई। नमस्ते सभी को, नमस्कार, हाथ जोड़कर प्रणाम, राधे राधे। तो आइए, कल की क्लास में हम लोग कर रहे थे प्लेटलेट्स को, तो कहानी प्लेटलेट्स के साथ हम शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं जिनको हम हिंदी में बिंबाणु कहते हैं, तो हम बिंबाणु के साथ आज क्लास शुरू करने वाले हैं। बिंबाणु, ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि जो हम लोगों की प्लेटलेट्स होती हैं इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये आपको पूछेगा। इनके वैज्ञानिक नाम की जब आप चर्चा करते हो, साइंटिफिक नेम, इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो आप बताएंगे मुझे क्या होता है, मैंने कल आपको कहा था। तो जब भी हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के साइंटिफिक नेम की तो ये होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको कहा था थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट, क्लियर। हिंदी में भी हम लोग लिखते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट जो होती हैं ये कौन सी ब्लड सेल हैं, आप लोग बताकर चलते हो कि थ्रोम्बोसाइट जो होती हैं ये आप लोगों की प्लेटलेट्स होती हैं, क्लियर। अब जो प्लेटलेट्स हैं मैम, इनका अमाउंट कितना होता है हमारे शरीर में, इनकी मात्रा कितनी होती है। इनके अमाउंट की जब हम बात करते हैं, इनकी मात्रा की जब हम लोग बात करते हैं, तो आज ना भाई ब्लड टॉपिक को मैं ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश करने वाली हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को हम आराम से समझकर चलते रहेंगे और चीज़ों को करते रहेंगे, क्लियर। अब आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे और बात करने वाले हैं अब कि भाई अमाउंट कितना होता है। तो आपने बात करी थी अमाउंट जो होता है वो होता है, आपने बताया कि 1.5 से 4.5 लाख। तो कल की क्लास में ये पॉइंट हमने लिख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं कि मैम इनका जीवन काल कितना होता है भाई प्लेटलेट्स का, ये कितने दिन तक आपके शरीर में जिंदा रहती है, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है। तो इनके जब लाइफ स्पैन की हम लोग बात करते हैं तो इनका जीवन काल मैंने आपको कल कहा था, और जीवन काल से क्वेश्चन भी आता है। तो कितना जीवन काल बताया था आपने, कहा मैम इनका जीवन काल होता है 5 से 9 दिन। कितना होता है प्यारे बच्चे, 5 से 9 दिन, 5 to 9 डेज, कई कई जगह 8 दिन भी लिखा होता है। तो एक नंबर घटता हुआ बढ़ता हुआ आपको दिखेगा हर बुक में। अब हम बात करने वाले हैं कि मैम प्लेटलेट्स जो होती हैं ये बेसिकली क्या काम करती है, इनका फंक्शन क्या होता है। तो प्लेटलेट जो होती हैं इनके कार्य की जब हम लोग बात करते हैं, इनका जो फंक्शन होता है वो होता है रुधिर का थक्का जमाना। तो प्यारे साथियों, आपके शरीर में ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। मैंने आपको लिखवाया भी था कि भाई रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक कौन कौन से थे। तो आपने लिखा था विटामिन के थी, कैल्शियम था, फाइब्रिनोजन प्रोटीन थी जो प्लाज्मा में पाई जाती थी, और एक ये थी प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का भी काम क्या होता है, रुधिर का थक्का जमाना, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, क्लियर। यानी कि आप लोग लिख सकते हो हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड की क्लोटिंग करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आओ अब हम आगे बात करते हैं कि मैम ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये कैसे रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये प्लेटलेट्स निकालती हैं प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक पदार्थ, आपको पेपर में पूछा जाता है। तो प्लेटलेट्स निकाल रही होती हैं प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक पदार्थ। चलिए बात करते हैं इस बारे में। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। तो प्यारे साथियों, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग की, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं रुधिर का थक्का जमाने की, मैम रुधिर का थक्का हमने दही जमाना तो पढ़ा था,
रुधिर का थक्का जमाना क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाना मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आपको कोई भी चोट लगती है, आपको कोई भी घाव होता है, उससे खून निकलता है, तो खून थोड़ी देर बाद रुकना जरूरी है। अगर नहीं रुका तो आप भी फिर भगवान जी को प्यारे हो जाओगे। तो खून रुकना जरूरी है और खून रुकने का काम हमारी बॉडी खुद करती है। हमारी बॉडी खुद रिस्पॉन्स करती है जब भी हमारी बॉडी में कोई डैमेज होता है उसके लिए। तो जब आपको खून का थक्का जमाना है तो आपका जो शरीर है वो खुद रिस्पॉन्स करता है। यानी कि रुधिर स्कंदन की क्रिया जो होती है इसको कैसे कैसे करता है हमारा शरीर, ये आपको पूछ सकता है। तो प्यारे साथियों, जब कभी रुधिर स्कंदन की बात होती है तो भाई कहानी विटामिन के साथ शुरू होती है। प्यारे साथियों, आपने खाई विटामिन के, हाँ जी मैडम जी खा ली। विटामिन के ने क्या करा? विटामिन के पहुंची आपकी प्लेटलेट्स के पास। हाँ जी मैम पहुंच गई, प्लेटलेट्स के पास हमारी विटामिन पहुंच गई। प्लेटलेट्स ने क्या करा? प्रोथ्रोम्बिन निकाला। क्या निकाला भाई? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्लेटलेट्स ने निकाला प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक पदार्थ। और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये कैल्शियम की उपस्थिति में, आपके शरीर में कैल्शियम भी है, कैल्शियम आपके ब्लड में है, तो ये कैल्शियम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में। और मैम ये थ्रोम्बिन जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये थ्रोम्बिन किसको एक्टिव करेगा? आपके प्लाज्मा में जो एक प्रोटीन थी, क्या नाम था उसका? प्लाज्मा में आपकी जो फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन होती है ये उसको एक्टिव करेगा, फाइब्रिनोजन को एक्टिव करेगा। और फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगी फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी प्यारे बच्चे? फाइब्रिन में। ठीक है, और फाइब्रिन जैसे ही आपका कन्वर्ट होगा तो आपका जो घाव है वो ढक जाएगा, क्योंकि जो फाइब्रिन होता है ये एक फाइबर की तरह होगा, ये एक रेशे की तरह होता है, और ये पूरा का पूरा रेशा आपके घाव पर ढक जाता है। पट्टी बांध देते हो ना जैसे, वैसे ही पतली महीन एक परत आपके घाव को ढक लेती है, जिसको कहते हैं फाइब्रिन। और यही फाइब्रिन फिर रुधिर का थक्का जमा देती है, यानी खून निकलना बंद हो जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है ब्लड क्लोटिंग की। अब इसको हिंदी में भी सुन लो। मुझे पता है कई बच्चों के कमेंट आ रहे होंगे मैम हिंदी में, देखो मिल ही गया है ना, तो आ जाओ अब हम इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं। चलो भाई, तो आप लोगों ने क्या करा प्यारे बच्चे? विटामिन के खाई। हाँ जी मैडम जी खा ली, विटामिन के खा ली। विटामिन के पहुंची आपके बिंबाणुओं के पास। बिंबाणु क्या होते हैं? प्लेटलेट। आपके शरीर में जो बिंबाणु है उनके पास पहुंची विटामिन के, और कहा अरे बिंबाणुओं निकालो प्रोथ्रोम्बिन। बिंबाणु कहते हैं ठीक है मैडम जी, विटामिन के मैडम हम निकालेंगे अब प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक केमिकल होता है बेटा, ठीक है। तो इन बिंबाणुओं ने क्या करा? प्रोथ्रोम्बिन निकालना शुरू कर दिया। प्रोथ्रोम्बिन इन्होंने निकालना शुरू कर दिया। अब प्रोथ्रोम्बिन को मिल गया कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन के पास पहुंचा कैल्शियम। आप कैल्शियम भी खाते हो ना, दूध में कैल्शियम होता है ना, आप बहुत बहुत तरीके से कैल्शियम को लेते हो, तो आपके शरीर में पहुंचा कैल्शियम। अब कैल्शियम ने कहा भैया प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जा थ्रोम्बिन में, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? कैल्शियम को देखकर डर जाता है और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन से ही बनता है थ्रोम्बिन। ठीक है, इसी से बनता है थ्रोम्बिन। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये थ्रोम्बिन जो होगा प्यारे बच्चे, ये क्या काम करेगा? ये पहुंचेगा आपके प्लाज्मा में, आपके रक्त के प्लाज्मा में पहुंचता है थ्रोम्बिन, और रक्त के प्लाज्मा से कहता है भाई साहब तुम्हारे पास एक प्रोटीन है ना। प्लाज्मा कहता है मेरे पास तो बहुत सारी प्रोटीन है, मेरे पास तो एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, तू बता तुझे कौन सी चाहिए। तो ये प्रोथ्रोम्बिन कहता है प्लाज्मा से भाई साहब हमें थोड़ी देर के लिए ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन दे दोगे। प्लाज्मा कहता है क्या करेगा? इससे एक रेशे जैसा, इससे एक तंतु, एक धागे जैसी संरचना बनाऊंगा जो घाव को ढक लेगी और घाव से खून निकलना बंद हो जाएगा। तो प्लाज्मा कहता है अच्छा इतना अच्छा काम करेगा, जा ले जा। तो ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के पास जाता है और फाइब्रिनोजन से कहता है मैडम जी जरा फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाना। ये कहती है फाइब्रिनोजन ठीक है भाई, मैं भी फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती हूँ। तो ये जो थ्रोम्बिन होता है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और यही फाइब्रिन होती है रेशा, धागे जैसी संरचना जो आपके घाव को सिल देती है, आपके घाव को ढक देती है। ये आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा। कभी कहने लगो कि कहाँ है मैम फाइब्रिन, कभी देखने लगो नहीं दिखेगा, ये माइक्रोस्कोप से दिखेगा, इतनी नन्ही संरचना होती है। तो ये आपके घाव को ढक लेगी। मान लीजिए ये घाव हो रहा है उंगली में, मान लीजिए घाव है, इस घाव को ये फाइब्रिन का जो जाल है ऐसे ऐसे ढक देगा और यहाँ से खून निकलना फिर बंद। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्यारे बच्चों रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लोटिंग। मैम ये पूरी प्रक्रिया कितने टाइम में हो जाती है? ये इसको फाइब्रिन को लिख लेना, फाइब्रिन हिंदी में,
ठीक है, फाइब्रिन। मैम ये पूरी प्रक्रिया कितने घंटों में हो जाती है? तो पहले इसको लिख लो, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन हिंदी में। तो भाई फाइब्रिनोजन ही फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। फाइब्रिन जो है घाव को ढक लेता है और घाव से खून निकलना बंद हो जाता है। मैम ये पूरी प्रक्रिया कितनी देर में होगी? तो लगभग 6 से 10 मिनट में ये पूरी प्रक्रिया आपके शरीर में हो जाती है। तो आपकी चोट से खून को निकलने के लिए या खून को रोकने के लिए जो टाइम होता है वो 6 से 10 मिनट होता है। नॉर्मली इतने टाइम में आपकी चोट से खून निकलना बंद हो जाना चाहिए। अगर किसी को हेमोफीलिया रोग है, जो आप आगे पढ़ोगे, उस बीमारी में ऐसा नहीं होता। हेमोफीलिया के रोगियों में कभी भी आप लोगों का खून चोट लगने पर इतने टाइम में नहीं रुक सकता। उनका खून 24 घंटे तक बहता रहता है। इसलिए खतरनाक बीमारी है जो हेमोफीलिया है। उसमें ना तो विटामिन के आपके शरीर में पहुंच पाती, ना प्रोथ्रोम्बिन बन पाता आपके शरीर में। तो ये सारे फैक्टर वहां बन नहीं पाते, इसीलिए रुधिर का स्कंदन भी नहीं हो पाता। आपको बात समझ में आ गई अब लोग? ठीक है ना? तो अब आप लोगों को सारी चीजें आ गई होंगी समझ में। तो ये प्रोसेस भी पूछा जाता है आपको पेपर में कि विटामिन के किसको एक्टिव करती है। तो विटामिन के क्यों खाते हो? विटामिन के का काम होता है प्लेटलेट्स को जगाना। प्लेटलेट्स सो रही है मजे से, और विटामिन के कहती है जाके, अरे सो रही है, देख चोट लग गई, जिसके शरीर में तू बैठी है उसको चोट लग गई। प्लेटलेट जागती है, अरे चोट लग गई, खून बह रहा है। तो प्लेटलेट क्या कहती है, जल्दी से चलो मैं प्रोथ्रोम्बिन निकालती हूँ। तो प्लेटलेट जो होती हैं ये प्रोथ्रोम्बिन निकालती हैं। प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के पास जाता है, कैल्शियम से कहता है मुझे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दो। तो कैल्शियम इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन भागा भागा प्लाज्मा में जाता है। प्लाज्मा से कहता है चोट लग गई, उठो, फाइब्रिनोजन दो, फाइब्रिनोजन दो। प्लाज्मा फाइब्रिनोजन दे देता है। फाइब्रिनोजन को ये फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और फाइब्रिन आराम से घाव को ढक देता है, खून निकलना बंद। ऐसे होता है आपके शरीर में। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब प्लेटलेट्स के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली। प्लेटलेट्स की जो शेप होती है लास्ट में मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। तो जो प्यारे बच्चे प्लेटलेट्स की शेप की हम लोग बात करते हैं तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। प्लेटलेट जो होती है, इनकी प्लेट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मतलब फिक्स का मतलब ये है, मैंने कहा फिक्स नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि मतलब प्लेट के जैसी दिखती है। प्लेट लाइक इनको कहा जाता है, प्लेट की तरह, प्लेट की समान होती है बेटा। ये खाना खाने वाली प्लेट देखी है तो मतलब तभी इनका नाम पड़ा है प्लेटलेट्स। तो ये कैसी होती है? ये प्लेट लाइक होती है। ठीक है, इनकी जो शेप है वो कैसी होती है? प्लेट लाइक। जैसे कोई प्लेट होती है खाना खाने वाली, तो किसी भी शेप में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोगों ने प्लेटलेट भी कर लिया कंप्लीट। अब मैं पढ़ाने वाली हूं 2 ऐसे फैक्ट जो आपको पेपर में आते हैं। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, एक बार इनको देखो। ये वाली आप लोगों की आरबीसी है, ठीक है बिल्कुल, और ये वाली आप लोगों की डब्ल्यूबीसी है, और ये वाली होती है आप लोगों की प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स बेसिकली अगर आप लोगों को कभी भी देखे कंपैरेटिवली, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनमें सबसे छोटा कौन माना जाता है? तो पहली एनसीईआरटी की बुक कहती थी कि आरबीसी सबसे छोटी होती है, आरबीसी सबसे छोटी है। बट अब नई एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उनमें कहा है कि प्लेटलेट सबसे छोटी है। तो इन तीनों के साइज को अगर देखो तो सबसे छोटी कौन सी हो जाती है? आप कहते हो प्लेटलेट। प्लेटलेट होती है स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल इनको कह सकते हो। तो सबसे छोटी रुधिर कोशिकाएं होती हैं आप लोगों की प्लेटलेट, और मैम सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी होती है आपकी डब्ल्यूबीसी। ये पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी रुधिर कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी रुधिर कोशिका, सबसे छोटी रुधिर कोशिका, ठीक है, ये एनसीईआरटी में रिवीजन हुआ है बेटा, ये अपडेट हुई है चीज। सबसे छोटी रुधिर कोशिका आप बताकर चलते हो प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, क्या होती है? बिंबाणु, बिंबाणु यानी कि स्मॉलेस्ट ब्लड सेल जिसको आप कहते हो, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। तो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल की जब बात कर रहे हैं तो ये प्लेटलेट्स हो जाती है। और मैम दूसरा फैक्ट पूछ लेगा कि सबसे बड़ी रुधिर कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी रुधिर कोशिका जो है वो होती है हम लोगों की डब्ल्यूबीसी। तो सबसे बड़ी रुधिर कोशिका हो जाती है बच्चा डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका जिसको कहते हो, श्वेत रक्त कोशिका।
यानी इसका नाम होता है इंग्लिश में, इनको कहते हो आप WBC, व्हाइट ब्लड सेल। तो आपको कभी भी पूछे कि बिगेस्ट ब्लड सेल कौन सी होती है, तो आप लोग बताकर चलते हो आप लोगों की जो WBC है ये सबसे बड़ी रुधिर कोशिका मानी जाती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। आइए अब हम बात करते हैं कि मैम इन तीनों का अनुपात कितना होता है। जब हम इन तीनों के अनुपात की बात करते हैं तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको पेपर में आता है, रेशियो, अनुपात। तीनों का रेशियो पूछ लेता है। मैम किस किस का आपको पूछता है कि हमारे ब्लड में बताओ RBC, WBC, ठीक है, और प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स, इनका अनुपात क्या होता है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स का अनुपात क्या होता है, ये आपको पेपर में पूछेगा। तो सबसे ज्यादा मैंने कहा था RBC है। अगर आपके ब्लड में 600 RBC है ना, तो उन पर एक WBC काम कर रही होगी, और एक WBC है तो कितनी प्लेटलेट्स काम कर रही होंगी, 40। तो प्यारे बच्चों 600 RBC पर एक WBC मिलेगी और 40 प्लेटलेट्स मिलेंगी। यानी आपका जो शरीर है इसमें सबसे ज्यादा होती है, आप लोग बताते हो RBC, दूसरे नंबर पर प्लेटलेट्स, और सबसे कम होती है WBC। ठीक है मैम, बिगेस्ट मोनोसाइट होती है ब्लड सेल। बेटा मोनोसाइट किसका पार्ट है ये बता दो, मोनोसाइट किसका पार्ट है, मोनोसाइट WBC का ही तो पार्ट है बेटा। मैंने कल आपको कहा था कि सबसे बड़ी WBC जब आपको पूछता है तब आप मोनोसाइट बताओगे, सबसे बड़ी WBC तो मोनोसाइट बताना है। ठीक है, मोनोसाइट कोई RBC का पार्ट थोड़ी है, WBC का ही पार्ट है। तो सबसे बड़ी WBC तब बताना है मोनोसाइट। ऐसे तो मैंने सबसे छोटी भी बताई थी आपको, लिम्फोसाइट, तो वो सबसे छोटी WBC है। तो जहां बात WBC की हो रही हो तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट याद करना है। अभी हम इन तीनों को पढ़ रहे हैं, RBC, प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल। इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा, तो आपने कहा सबसे बड़ी WBC है, सबसे छोटी प्लेटलेट है। ठीक है बेटा, ये होती है सारी चीजें। क्लियर। वॉइस चेक, वॉइस तो बिल्कुल सही चल रही है बेटा, है ना, वॉइस तो सबसे सही चल रही है। मैम जी सबसे छोटी सेल RBC होती है, मैंने कहा ना पुरानी NCERT पढ़ोगे RBC था, अब तक RBC ही था, अब तक RBC ही था, लेकिन आप अपडेटेड होकर आया है जो NCERT, वहां पढ़ते हो कि प्लेटलेट सबसे छोटी होती है। ठीक है, प्लेटलेट सबसे छोटी होती है। क्लियर। तो ये अपडेटेड चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लेटलेट्स जो होती हैं सबसे छोटी मानी जाती है, इसको सही कर लेना। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होती है, सबसे छोटी, बिंबाणु सबसे छोटी मानी जाती है। अब ठीक है, अपडेटेड चीजें हैं जो आपको नोट क्लियर करने हैं, अपने अपडेट करने हैं। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। तो भाई अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है कि मैडम जी हैपेरिन क्या होता है। हैपेरिन, एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, हैपेरिन, छोटी सी हेडिंग डालेंगे अपने नोट्स में, हैपेरिन। क्या होता है हैपेरिन। प्यारे साथियों, आप लोगों का जो ब्लड है ना, आपके ब्लड के अंदर ये हैपेरिन दौड़ता है। तुमने सुना है हमारी रगों में खून दौड़ता है, मैं कहती हूँ हमारे ब्लड के अंदर हैपेरिन दौड़ता है। तो तुमने वो डायलॉग तो सुना होगा, तुम्हारी रगों में खून है, तो तुम अब कहोगे तुम्हारे ब्लड में हैपेरिन है। या तुम्हें मैं बार बार बताती हूँ तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, तो तुम कहना अब टूथपेस्ट में नमक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पेपर में तो क्वेश्चन आएगा क्या तुम्हारे ब्लड में हैपेरिन है। तो हैपेरिन कहाँ होता है, हमारे ब्लड में होता है। तो आज बात करते हैं हैपेरिन के बारे में। सबसे पहले कि मैम क्या है हैपेरिन, तो बताओगे एक पॉलीसेकेराइड है। हैपेरिन होता है प्यारे बच्चे एक पॉलीसेकेराइड। मैम पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, बेटा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉलीसेकेराइड है, तो लिखोगे इज अ पॉलीसेकेराइड। तो आपको पेपर में पूछ लेगा कि हमारे ब्लड में एक पदार्थ होता है हैपेरिन, ये क्या है, तो आप कहोगे एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं पॉलीसेकेराइड। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है ऐसा समझो। मैम इसको कौन बनाता है, इसका फॉर्मेशन कौन करता है, ये हमारे ब्लड में आया कहाँ से, ये हमारे ब्लड में आया कहाँ से, इसका कहीं ना कहीं निर्माण तो हुआ होगा। तो हाँ भाई, इसका निर्माण कराया तुम्हारे यकृत ने। पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है कि हैपेरिन का निर्माण कौन करता है, ये जो हैपेरिन है ये कौन बनाता है आपके शरीर में, तो इसका जिसका जो निर्माण है वो आपका लीवर करता है बेटा। तो ये आपके लीवर से निकलने वाली पॉलीसेकेराइड है, ये आपके लीवर से निकलता है हैपेरिन, आपका लीवर निकालता है इसको, और लीवर निकालकर आपके खून में मिला देता है।
ठीक है मैम, क्यों मिलाता है? लीवर को क्या लगी पड़ी है? क्यों बनाया है लीवर ने हेपेरिन? क्या जरूरत क्या थी इसकी? हम पूछते हैं क्या जरूरत थी इसकी, तो आप कहोगे जरूरत थी। क्या जरूरत थी मैडम? क्या काम है इसका हेपेरिन का? तो प्यारे साथियों, इसका जो काम होता है ना, वो है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो खून बह रहा है ना, उसको कभी भी जमने नहीं देता। जैसे मैं, क्लास रुक गई, बफरिंग हो गई, क्लास रुक गई। कुछ ना। चल रही है ना अब तो वीडियो? हाँ, बीच में बफरिंग हो रही थी, अब सही चल रही है वीडियो। अब कोई क्लास नहीं रुक रही है, बिल्कुल सही चल रही है ना? चलो चलो, तो भाई अभी मैंने आपको कहा कि मैम हेपेरिन क्या होता है। हेपेरिन एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है प्यारे साथी। पॉलीसेकेराइड क्या होता है मैम? पॉलीसेकेराइड होता है आप लोगों का एक कार्बोहाइड्रेट। तो हेपेरिन एक कार्बोहाइड्रेट है मैम। इसको कौन, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसको कौन बनाता है आपके शरीर में? तो इसको लीवर बनाता है प्यारे बच्चे। मैंने लो यहाँ पर लिख दिया, कौन बनाता है इसको? लीवर बनाता है। इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? आपके लीवर के द्वारा होता है। आपका लीवर बनाता है इसको, हेपेरिन को, और बनाकर आपके खून में मिला देता है। ठीक है मैम, क्यों मिलाया इसको लीवर ने हमारे खून में? इसका काम क्या होता है? तो ये धमनी तथा शिराओं में रुधिर को जमने से बचाता है। तो आप बताओगे धमनियों में तथा शिराओं में, धमनियों में तथा शिराओं में, शिराओं में रुधिर को जमने से बचाता है। ठीक है, तो आप लोग ये इसका काम जरूर याद रखेंगे, रुधिर को जमने से बचाता है। क्लियर? तो आप लोग लिखेंगे इसका काम क्या होता है, तो धमनी तथा शिराओं में रुधिर को जमने से बचाता है। ठीक है, अब मैडम जी कैसे, पहले लिख दूं फिर समझाती हूँ। तो लिखना, इट प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, इट प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग इनसाइड द आर्टरी एंड वेन। ठीक है, इनसाइड द आर्टरी एंड वेन। भाई आप लोगों के शरीर में आर्टरी, आर्टरीज एंड वेन, अच्छा आप अच्छे से पढ़ चुके हो कि आपके शरीर में होती है धमनियां और शिराएं। आपके शरीर में जो खून दौड़ रहा है ना, छोटी छोटी नसों में दौड़ रहा है, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दौड़ रहा है, जिनको आप धमनी और शिरा कहते हो। इनके अंदर ही बंद है तुम्हारा खून। अब जैसे मैं हूं यहाँ, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि अच्छा खासा खून दौड़ रहा है मेरी नसों में, है ना? अभी मैम अगर ये खून दौड़ना बंद हो जाए आपके शरीर में, या आपकी जो नसें, आपकी जो धमनी और शिराएं हैं, उनमें अगर जितना खून है वो जम जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए, खून बहे ही ना आगे को, आपके दिल तक ही ना पहुंचे, आपके ब्रेन तक ही ना पहुंचे, तो मेरे साथ क्या होगा? मैं राम प्यारी हो जाऊंगी, फिर भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, है ना? तो प्यारे बच्चों, आपकी बॉडी में जो कंटिन्यूअसली ब्लड का फ्लो बना हुआ है, आपकी नसों में जो खून कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है, उसको दौड़ाने के पीछे यही है। ये भाग मिल्खा भाग कहता है आपके ब्लड से, कहता है हेपेरिन ब्लड से, भैया भाग भाग मिल्खा भाग। तो ब्लड जो है वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। जिस दिन ये हार गया, जिस दिन ये हेपेरिन आपके शरीर से, आपके खून से निकाल दिया, उस दिन आपका खून थक कर बैठ जाएगा एक जगह। और जिस दिन तुम्हारा खून थक कर बैठ गया, उस दिन तुम्हारे दिल तक खून नहीं पहुंचेगा, नस तक खून नहीं, दिमाग तक खून नहीं पहुंचेगा, और हम कोमा में चले जाएंगे या हम मर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है प्यारे बच्चे, ये जो होता है आप लोग बताते हो, ये हेपेरिन जो है, आपकी जो धमनियों में खून बह रहा है, आपकी जो शिराओं में खून बह रहा है, यानी आपके शरीर के अंदर जो खून है वो लगातार बहते रहना चाहिए आपकी बॉडी में, उसको बहाने में इसका ही रोल होता है हेपेरिन का। समझ में आ गई बात? क्लियर? मेरा ऐसा बोलने से कौन सी मैं राम प्यारी हो गई? ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था जो आप समझ जाते हो। ठीक है, क्लियर? बफरिंग अब नहीं हो रही है बेटा, अब तो बिल्कुल सही चल रही है क्लास। चलो आओ, अब हम आगे बात करेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया हेपेरिन का काम भी। अब आपके ब्लड से एक और चीज जो आपको पेपर में आती है, एक और प्यारी सी हेडिंग डालेंगे बेटा, सीरम। एक और प्यारी सी हेडिंग डालेंगे, सीरम। सीरम भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि सीरम क्या होता है। तो प्यारे साथियों, आपके ब्लड में एक और चीज है जिसको कहते हैं सीरम। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि सीरम का अध्ययन क्या होता है।
जब कभी भी आप लोग इसकी स्टडी करते हो, सीरम का अध्ययन करते हो, तो सीरम के अध्ययन को कहा जाता है सेरोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? सेरोलॉजी। तो सीरम का अध्ययन होता है सीरोलॉजी। ये आपको पेपर में पूछा जाता है, सीरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो बताओगे सीरोलॉजी होता है सीरम का अध्ययन। ठीक है, सीरोलॉजी होता है सीरम का अध्ययन। अच्छा मैम, सीरम होता क्या है? तो प्यारे साथियों, सीरम ऐसा खून होता है जिसमें ना तो आरबीसी होती, ना डब्ल्यूबीसी होती, ना प्लेटलेट्स होती, ना फाइब्रिनोजन होती, भैया कुछ नहीं होता। होता क्या है? होता है केवल प्लाज्मा। तो आपका ऐसा ब्लड जिसमें कोई आरबीसी नहीं है, जिसमें कोई डब्ल्यूबीसी नहीं है, कोई प्लेटलेट नहीं है, कोई फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन नहीं है प्लाज्मा में, बस बाकी का एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन ये सब है, बाकी जो जो मैंने कहा वो कुछ नहीं है। तो पेपर में आता है कि ब्लड में सीरम क्या होता है? तो सीरम होता है, मैं लिख रही हूं ऐसा ब्लड, लिखेंगे ऐसा रुधिर, ऐसा रुधिर जिसमें जिसमें कोई रुधिर स्कंदक कारक, मतलब अभी मैंने लिखवाया था ना रुधिर स्कंदक कारक आप लोगों को, रुधिर स्कंदक कारक। ठीक है, रुधिर स्कंदक कारक कौन कौन से थे रुधिर स्कंदक कारक? चलो देखो एक बार, अभी मैंने लिखवाया था ना, विटामिन के थी, प्लेटलेट्स थी, प्रोथ्रोम्बिन थी, थ्रोम्बिन थी, फाइब्रिनोजन थी, फाइब्रिन थी, ये सब रुधिर स्कंदक कारक हैं। इनमें से कुछ भी नहीं होगा सीरम के अंदर। तो सीरम जो होता है वो ऐसा ब्लड होता है जिसमें कोई रुधिर स्कंदक कारक व रुधिर कोशिका नहीं होती। रुधिर कोशिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कुछ भी नहीं है, रुधिर कोशिका नहीं पाई जाती। तो पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि सीरम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट दे देता है कि सीरम में आरबीसी पाई जाती है, सीरम में डब्ल्यूबीसी नहीं पाई जाती, सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं पाई जाती, ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग बताकर चलते हो कि सीरम ऐसा खून है जिसमें कोई रुधिर स्कंदक कारक नहीं है, मतलब इसमें फाइब्रिनोजन, विटामिन के, कैल्शियम कुछ नहीं है, और दूसरा इसमें कोई रुधिर कोशिका भी नहीं है। रुधिर कोशिका बोले तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कुछ नहीं है। तो लिखोगे ब्लड विच डू नॉट हैव एनी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। भाई कोई ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एंड ब्लड सेल, कोई ब्लड सेल भी नहीं है। भाई ब्लड सेल का मतलब तो अब तुम समझ ही चुके हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये होती है ब्लड सेल। तो भैया ऐसा खून जिसमें कोई रुधिर स्कंदक कारक नहीं है, कोई रुधिर कोशिका नहीं है, उसी को कहते हैं सीरम। मैम इस सीरम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो इस सीरम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं विभिन्न रोगों की जांच में। इसका कार्य क्या होता है बेटा? इसका फंक्शन होता है सीरम का, इसके द्वारा हम रोगों की जांच करते हैं। ठीक है, रोगों की जांच करते हैं बेटा, रोगों की जांच। जैसे किसी को कोई बीमारी है, डॉक्टर आप लोगों का ब्लड सैंपल लेता है, ब्लड में से सीरम को अलग करके ही आपके जो बैक्टीरिया, वायरस है आपके ब्लड में, उनकी जांच की जाती है। तो आपका जो सीरम है ब्लड के अंदर, इसका ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं रोगों की जांच में। ठीक है, तो लिखोगे टू डायग्नोस या टू टेस्ट डिजीजेस। ठीक है, तो जो डिजीजेस होती हैं, जो रोग होते हैं, उनकी जांच करने में हम सीरम का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा आप लोगों को, बेटा अब तो क्लास सही चल रही है बेटा हम पढ़ रहे हैं ब्लड। अब ब्लड कोशिका के बारे में बात करी हमने, कौन सी? रुधिर कोशिका सबसे छोटी है बेटा। यहां पर बात हुई है रुधिर कोशिका की, रुधिर कोशिका की, ब्लड सेल की। हमने शुक्राणु की बात करी, तो शुक्राणु तो आपकी गैमिट सेल है बेटा, शुक्राणु तो आपकी जनन कोशिका है। तो कौन सी जनन कोशिका सबसे छोटी है, तब शुक्राणु बताना है। हम बात कर रहे हैं कौन सी रुधिर कोशिका सबसे छोटी है, तब प्लेटलेट बताना है। तो मैंने लिख रखा है ना कि सबसे छोटी रुधिर कोशिका कौन सी होती है, तो मतलब ब्लड की बात हो रही है, जनन कोशिका की नहीं। सबसे छोटी जनन कोशिका शुक्राणु है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो भाई, तो क्लियर करते हैं कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से। तो ये अब आपको समझ में आ गया। तो रोगों की जांच करने के लिए हम सीरम का ही इस्तेमाल करते हैं। जब डॉक्टर आपका ब्लड निकालता है, कहता है ब्लड टेस्ट करवा लो, टाइफाइड है,
मलेरिया है, क्या है, पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? ब्लड के सीरम की जांच करने पर ही पता चलता है। सीरम में ही बैक्टीरिया, वायरस ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि विभिन्न रोगों की जांच के लिए रक्त के किस भाग का इस्तेमाल होता है, तो आप आंसर लगा के आओगे सीरम का। ठीक, चलो भाई आ जाओ, आगे बात करते हैं। ठीक है, लोगो हटा दूं? ये जो लोगो लग रहा है बेटा, ये सेटिंग में ही लग रहा है, मैं इसको यहाँ से थोड़ी हटा सकती हूँ, वो आपको एप्लीकेशन में ही लग रहा है, इसलिए आपको दिख रहा है। आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब ये दोनों हेडिंग आपकी कंप्लीट। अब हेडिंग डालो ब्लड ग्रुप्स। आ जाइए भाई, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। ब्लड ग्रुप्स की अब हम लोग बात करेंगे। ब्लड ग्रुप्स जिसको कहते हैं रुधिर समूह। क्या भाई यार, रुधिर के भी समूह होते हैं, ब्लड भी अपना समूह बनाता है? तो हाँ भाई, रुधिर जो है ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है और इसके इस रूपों को ही हम लोग समूह कह देते हैं। तो भाई आओ, सबसे पहले बात करेंगे कि रुधिर समूह की खोज किसने करी थी, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी। तो जो ब्लड ग्रुप है इनको सबसे पहले खोजा था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने बच्चा? कार्ल लैंडस्टीनर। तो आपको पेपर में आता है कि रुधिर समूह की खोज किसने करी थी, आप बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप को खोजा था। कब खोजा था? तो आप लोग बताएंगे 1901 में। ठीक है, 1901 में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था कि हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के खून होते हैं। किसी के शरीर में ए ब्लड ग्रुप है, किसी के शरीर में बी ब्लड ग्रुप है, किसी के शरीर में ए बी है, किसी के शरीर में ओ है। तो मतलब सबसे पहले रुधिर समूह की जो खोज करी थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि मैम कार्ल लैंडस्टीनर ने जब ब्लड ग्रुप को खोजा था तो इन्होंने बहुत अच्छा काम करा था भाई, तो इसीलिए 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था बेटा। इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था प्यारे बच्चे, कब? 1930 में। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसको 1930 में रुधिर समूह की खोज से संबंधित होने पर नोबेल पुरस्कार दिया था? तो बताओगे कार्ल लैंडस्टीनर को। तो इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि मैम कार्ल लैंडस्टीनर ने कौन कौन से ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। पहला पॉइंट तो हमने पढ़ा कि भाई इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था क्योंकि ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि मैम इन्होंने कौन कौन से ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। तो प्यारे साथियों, इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप खोजे थे। मैम होते कितने हैं? होते हैं 4। हमारे शरीर में, हम इंसानों में 4 तरीके के ब्लड मिलते हैं। तो मैम इन 4 में से कितने ब्लड इन्होंने खोजे थे? इन्होंने 3 खोज दिए थे। 3 कौन कौन से? तो आप बताओगे ए, बी एंड ओ। तो इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप को खोजा था, ए बी ओ। अब इन तीनों को मिलाकर इन्होंने कहा ए बी ओ रुधिर समूह तंत्र। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि ए बी ओ रुधिर समूह तंत्र की जो खोज थी, ठीक है, को खोजा था कि खोज किसने करी, ये आपको पेपर में पूछा जाता है। तो आप बताओगे कि ए बी ओ रुधिर समूह तंत्र को खोजा था किन्होंने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि मानव में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। इन 4 में से कौन कौन से रुधिर समूह को कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा? तो आप बताते हो ए को खोजा, बी को खोजा और ओ को खोजा। और इन तीनों को मिलाकर क्या कहा गया? ए बी ओ रुधिर समूह तंत्र कहा गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ए बी ओ रुधिर समूह तंत्र की खोज किसने करी थी? आप फिर भी आंसर ठोक कर आते हो कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो आप लोगों को कभी भी पूछता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो था इसको किसने खोजा, तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो खोज करी थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी, याद रखोगे। ठीक है, चलो मैम, अब आपने अभी अभी कहा कि हम मानवों में, हम इंसानों में ब्लड ग्रुप तो 4 होते हैं,
है ना मैडम जी। आपने अभी अभी कहा कि अगर हम मानव की बात करते हैं, अगर हम इंसानों की बात करते हैं, तो हमारे अंदर तो रुधिर 4 होते हैं, हमारे अंदर तो 4 प्रकार के रुधिर होते हैं, 4 टाइप के ब्लड होते हैं। आपने कहा ए होता है, आपने कहा बी होता है, आपने कहा ओ होता है, और आपने कहा ए बी होता है। इन 4 में से इन 3 को तो आपने कहा अभी अभी कि कॉर्लेंड स्टीनर भाई साहब ने खोज दिया था, है ना। लेकिन ये जो एक बच्चा यहाँ पर ए बी, जिसके भी शरीर में ए बी ब्लड ग्रुप है, वो तो परेशान हो रहा होगा। मेरे अंदर तो ए बी ब्लड ग्रुप है। कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी है, जल्दी बताओ। कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर जो भी बच्चे क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी है। आरबीसी की खोज ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने करी थी बेटा, ल्यूवेनहॉक ने। जब हम अभी ल्यूवेनहॉक को पढ़ेंगे ना, तो मैं वहां आपको लिखवाऊंगी भी इस पॉइंट को, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 1902 में है प्यारे बच्चे, आप लोग बताकर चलते हो, जो ए बी ब्लड ग्रुप है 1902 में। ये सन भी आपको बड़े परेशान करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ मैंने 1901 लिखा है, आप नेट पर सर्च करोगे कई जगह आपको 1900 मिलेगा, 1900 मिलेगा कई जगह। 1900 और 1901 दोनों ही सही हैं अपने आप में, लेकिन हम एनसीईआरटी के आधार पर चलते हैं, तो 1901 हम लिखकर चलते हैं, ठीक है। 1902 में जो हुआ था वो ए बी ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। अब ए बी ब्लड ग्रुप को किसने खोजा, ये आपको पूछेगा। तो ए बी ब्लड ग्रुप की जो खोज करी थी वो 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर करी थी। ए बी ब्लड ग्रुप को जो खोजा था, अभी मैं पीछे बता रही हूँ किसने करी थी। अब बच्चे बोल रहे हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप किसका है, मेरा तो ए है, ओ है, बी है, मेरा ए है, मेरा बी है, बी पॉजिटिव है, मेरा ओ पॉजिटिव है। चलो भैया, जो भी ए बी पॉजिटिव वाले बच्चे हैं या ए बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे हैं, वो बेचैन हो गए, हमारे ब्लड ग्रुप को किसने खोजा, हमें भी बताओ। तो आ जाओ बात करते हैं। अगर आपको पूछे कि ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, ए बी रुधिर समूह जो है, ए बी रुधिर समूह की खोज किसने करी, तो आप लोग बताकर चलते हो कि ए बी ब्लड ग्रुप जो था, इसकी जो खोज करी थी वो 2 साइंटिस्ट ने करी थी। स्टर्ली, एक तो थे भैया स्टर्ली, और दूसरे थे डिकैस्टेलो, दूसरे थे डिकैस्टेलो। स्टर्ली और डिकैस्टेलो ने 1902 में प्यारे साथियों खोजा था किसको, आप लोग बताकर चलते हो ए बी ब्लड ग्रुप को, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे डिस्कवरी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो था, इसको किसने खोजा, आप लोग बताएंगे स्टर्ली और डिकैस्टेलो ने खोजा था। नाम लिख लेंगे, स्टर्ली एंड डिकैस्टेलो। तो स्टर्ली और डिकैस्टेलो नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोजा था ए बी ब्लड ग्रुप को। ये दोनों कौन थे, ये दोनों थे कार्ल लैंडस्टीनर के स्टूडेंट। जैसे तुम सारे के सारे मेरे स्टूडेंट हो, है ना, भविष्य में कुछ चमत्कार तो करने वाले हो, मुझे दिख रहा है तुम सारे के सारे, तो तुम मेरे स्टूडेंट हो। वैसे ही कार्ल लैंडस्टीनर के ये दोनों स्टूडेंट थे। तो जब कार्ल लैंडस्टीनर ने ए बी और ओ ब्लड ग्रुप को खोज दिया, इन्होंने कहा हम भी कुछ खोजेंगे, हम भी कुछ खोजेंगे। इन्होंने खोजते खोजते खोज निकाला ए बी ब्लड ग्रुप को। तो इस तरीके से ये चारों ब्लड ग्रुप इंसानों के खोज दिए गए। अब हम बात करेंगे कि मैम जब कार्ल लैंडस्टीनर जी ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, तो ब्लड में इन्होंने और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको खोजा। तो बात करते हैं आइए एक छोटे से चार्ट की। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा चार्ट बनवाने वाली हूँ, एक छोटी सी टेबल। इस टेबल को जो बच्चा अच्छे से याद कर लेगा, वो जिंदगी भर दोबारा फिर इसको कभी भी नहीं देखेगा चार्ट को, क्योंकि यहीं उसको ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ याद हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब समझेंगे बिल्कुल, जब आप समझाओगी मैडम तो समझना तो पड़ेगा ही। तो समझो, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, जब इन्होंने ब्लड ग्रुप को खोजा था, तो ब्लड ग्रुप में या ब्लड के अंदर इन्हें और कौन कौन सी चीज देखने को मिली। तो बेटा इधर हम लिखेंगे रुधिर समूह, इधर हम हेडिंग डालेंगे रुधिर समूह, ब्लड ग्रुप, इधर हम हेडिंग डालेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप, इधर हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप। अब आप मुझे बताओ कितने तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, कितने तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं दोनों का इफेक्ट बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो, मैं दोनों बताऊंगी, पॉजिटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा। कोई खुशी वाली बात नहीं है मेरा पॉजिटिव है मेरा नेगेटिव, दोनों एक जैसे हो। बताऊंगी कैसे हो क्या हो, अभी समझ लो, वहां तक पहुंचो तो सही पहले, या डायरेक्ट ऊपर पहुंचना है, पहले पहली सीढ़ी पर तो चढ़ लो, ठीक है। देखो
रुधिर समूह, जो ब्लड ग्रुप है वो कितने हैं मैम? आपने कहा 4 है। ए है, बी है, ए बी है और मैडम जी ओ है। चलो खोज गए, खोज दिए भाई, खोज दिए। अब आगे क्या करा कॉलैंड स्टीनर ने? उन्होंने इस ब्लड के अंदर एंटीजन को भी देखा। इधर हम हेडिंग लिखेंगे एंटीजन, एंटीजन हेडिंग लिखेंगे। एंटीजन क्या होता है? जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम प्रतिजन। ठीक है, अभी समझ जाओगे कि प्रतिजन क्या है। पेपर में कभी भी आपको ब्लड ग्रुप देकर प्रतिजन पूछ लिया जाए, आज जो समझा रही हूं पूरी जिंदगी याद रहेगा अगर अच्छे से समझ लिया तो, और बिना पढ़े फिर उसका पेपर में आंसर दे आओगे। दूसरा, कॉलैंड स्टीनर ने ब्लड में खोजी एंटीबॉडी। भाई एंटीबॉडी को भी देखा इन्होंने ब्लड में, प्रतिरक्षी जिसको कहते हैं, प्रतिरक्षी को भी देखा बेटा। और क्या देखा? और देखा RH फैक्टर, नाम बहुत सुना होगा RH फैक्टर का। RH फैक्टर, RH कारक कहते हैं जिसको, RH कारक कहते हैं जिसको। तो ये 4 चीजें जो थी ये भी आपको पढ़नी है, यहां से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। कौन सी धमनी शिरा डिऑक्सीजन रक्त ले जाती है? नीतीश, मैंने ये तो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बताया था आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में कि आपकी जो एक शिरा है जिसका नाम है पुल्मेनरी शिरा, वो शुद्ध रुधिर को लेकर जाती है, और एक धमनी है जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी या पुल्मेनरी आर्टरी, वो अशुद्ध रुधिर को लेकर जाती है। ठीक है, क्लियर? चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं। भाई ब्लड ग्रुप तो समझ में आ गए, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ। बात करते हैं एंटीजन की। बेटा जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप होता है वही तुम्हारा एंटीजन होता है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे अंदर जो एंटीजन है वो भी ए ही है। तो पेपर में कभी भी आपको पूछे कि राधा का रुधिर समूह बी है, तो राधा के खून में कौन सा एंटीजन होगा? सिंपल सी बात, जब राधा का ब्लड ग्रुप बी है तो राधा का एंटीजन भी बी होगा। क्लियर? तो बात क्लियर हुई, जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वही तुम्हारा एंटीजन होता है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन उसमें ए होगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन उसमें बी होगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन उसका ए बी होगा। लेकिन ओ वाले थम जाओ, ओ थम जाओ। ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता। पेपर का क्वेश्चन है, बनता है पेपर में, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता? आप बताओगे ओ। भैया जो हटके है वही तो पेपर में पूछा जाता है। तो ओ ब्लड ग्रुप का कोई एंटीजन नहीं होता, नन 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 नन। आपको कभी भी पूछे कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ओ का मतलब है जीरो, जीरो जीरो एंटीजन। इसको ओ हम बोल देते हैं बट ये जीरो है, जीरो मतलब जीरो एंटीजन, इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, तो जीरो एंटीजन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जीरो के लिए। जीरो बोले तो ओ ब्लड ग्रुप। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, सारे प्यारे बच्चों से, एंटीजन बेटा एक तरीके की प्रोटीन होती है, एंटीजन है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन है ये। अब मैम ये प्रोटीन कैसे हमारे ब्लड में होती है? जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप वही तुम्हारी प्रोटीन, एंटीजन प्रोटीन। अब मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि राम का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो राम के रुधिर में कौन सा एंटीजन होगा? बताओ फटाफट सारे बालक। राम है, राम के अंदर जो खून है उसकी बॉडी में, उसमें राम का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो उसका एंटीजन क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करो। राम जो है उसके शरीर में ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उसका एंटीजन क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप है राम का, तो उसका एंटीजन क्या होगा? बताओ भाई। मैम ब्लड टेस्ट लेते हुए ब्लड क्यों निकालते हैं? बेटा सारी चीज ब्लड में है, आपके शरीर के हार्मोन ब्लड में घुले हुए हैं, आपने जो खाया है वो ब्लड में घुला हुआ है, आपके शरीर में जो इन्फेक्शन गया है बैक्टीरिया का वो ब्लड में घुला हुआ है, सब कुछ ब्लड में है, इसीलिए ब्लड से ही तो टेस्ट होगा। ठीक है, ए बी होगा, ए बी होगा बिल्कुल। अगर भैया राम का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके खून में एंटीजन भी ए बी होगा। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से आंसर क्वेश्चन है एक और, बता दो भैया, जो मीरा है, मीरा का एंटीजन, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मीरा के खून में एंटीजन ए है, तो मीरा का रुधिर समूह बताइए क्या होगा?
मीरा के शरीर में, मीरा के रुधिर में एंटीजन ए मौजूद है। मीरा का ब्लड ग्रुप बताइए क्या होगा। फाइंड द ब्लड ग्रुप ऑफ मीरा। मीरा का ब्लड ग्रुप क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, मीरा है एक लड़की, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसका जो उसके बॉडी के अंदर एंटीजन ए है, तो मुझे बता दो उसकी बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप का खून पाया जाएगा, कौन से ब्लड ग्रुप का खून पाया जाएगा। तुम कहोगे मैम ए। तो क्वेश्चन में पेपर की जो पेपर है उसमें क्वेश्चन की टांग किधर को भी तोड़ी जा सकती है, इधर से इधर को भी और इधर से इधर को भी। एंटीजन देकर ब्लड ग्रुप पूछ लेगा या ब्लड ग्रुप देकर एंटीजन पूछ लेगा। क्लियर हो गई बात। अब ओ के लिए तो भैया याद रखना है कोई एंटीजन नहीं है ना। आज वो बात करते हैं एंटीबॉडी की, प्रतिरक्षी की। मैम प्रतिरक्षी क्या है बेटा, ये भी एक तरीके की प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। मैम एंटीबॉडी क्या होंगी, ये कैसे पूछा जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, दोनों की कभी नहीं बनती, दोनों की कभी नहीं बनती, लड़ाई रहती है दोनों में। जहां जिस शादी में ये एंटीजन पहुंच गया उस शादी में ये एंटीबॉडी नहीं पहुंचेगी। अगर दोनों का आमना सामना हुआ डिशुम डिशुम बच जाएगी भैया, घुसे लात बच जाएंगे। तो कभी भी एंटीजन जो है वो कभी भी एंटीबॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की दुश्मनी है, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। दोनों एक दूसरे में घुसे लात बता देंगे, और जहां घुसे और लात बचेंगी ना तुम्हारी बॉडी में, तुम भी निकल लोगे, है ना। तो याद रखना हमेशा जो एंटीजन है वो कभी भी एंटीबॉडी नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा एंटीजन ए है तो तुम्हारा एंटीबॉडी कभी भी ए नहीं हो सकता, ये हमेशा विपरीत रहते हैं। अगर आपका एंटीजन ए है तो आपके शरीर में एंटीबॉडी बी होगी बेटा, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी जो होगी वो ए होगी, क्योंकि बी का उल्टा क्या होता है ए का उल्टा क्या होता है बी। तो ये हमेशा ऑपोजिट होते हैं, एक जैसे जब भी होगे डिशुम डिशुम बच जाएगी, ठीक। अब ए बी के बारे में अच्छे से विशेष याद रखना, पेपर में पूछेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसकी कोई प्रतिरक्षी नहीं होती, जिसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो ए बी के पास पंगा है। क्यों पंगा है प्यारे बच्चे, अब देखो ध्यान से सुनना। ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, कोई प्रतिरक्षी नहीं होती। क्यों नहीं होती, अगर ए रख दें तो ए के साथ लड़ मरेगा, अगर बी रख दें तो बी के साथ लड़ मरेगा भैया। तो ना ए रख सकते ना बी रख सकते, दोनों है, यहाँ पर ए बी है, दोनों एंटीजन मौजूद है ए और बी। और यहाँ पर भी अगर हमने कोई सी भी एंटीबॉडी रखी लड़ाई हो जाएगी भैया, लड़ाई हो जाएगी तो दिक्कत वाली बात हो गई। इसीलिए हमने कहा कि कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं देंगे हम तुझे, लड़ाई कर बैठेगा भैया ये। तो इसीलिए याद रखना ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। क्लियर। ओ के लिए बात कर रहे हैं। ओ ब्लड ग्रुप जो है इसके पास दोनों प्रतिरक्षी हैं, इसके पास दोनों एंटीबॉडी हैं। मैम क्यों है दोनों, जरा समझाना, दोनों क्यों है प्यारे बच्चे। बोथ, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास दोनों प्रतिरक्षी होते हैं, दोनों का मतलब ए बी है और बी भी है, जिसके पास दोनों प्रतिरक्षी हैं, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो कहोगे ओ। मैम क्यों है, क्योंकि ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है ना, लड़ाई किससे होगी भैया, कोई है ही नहीं है जिससे लड़ाई हो। अब जब किसी जंगल में कोई ऐसी कॉलोनी है जहां तुम अकेले रह रहे हो, तुम्हारा ये घर है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है और तुम उस घर में अकेले रह रहे हो, तो लड़ोगे किससे, दीवारों से, लड़ोगे किससे, दीवारों से। अब मान लीजिए तुम्हारे घर के पास एक साइड में एक और घर बन गया, उसमें भी तुम्हारी तरह कोई आंटी जी रह रही है ना, तो भैया रोज रोज बजेगी फिर डिशुम डिशुम, है ना। तो लड़ा कब जाता है, जब सामने वाले या पास के पास कोई हो, उससे लड़ोगे ना। जब यहाँ कमरा ही खाली है, ये इस कमरे में कोई रह रहा है, ये कमरा खाली है, तो किससे जाकर लड़ोगे, दीवारों से। तो भैया यहाँ पर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी किससे लड़े फिर। इसीलिए यहाँ हम दोनों एंटीबॉडी को रख सकते हैं, या दोनों एंटीबॉडी को हम रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो एंटीजन के हमेशा विपरीत होती हैं एंटीबॉडी, एंटीजन के हमेशा विपरीत होती हैं एंटीबॉडी, ठीक है। स्मॉल इसलिए लिख दिया जिससे दोनों को अच्छे से वेरीफाई कर सको। ये कैपिटल है तो ये स्मॉल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम इनको भी कैपिटल लिख लो, कोई समस्या नहीं है। पेपर में जब आपको आएंगी तो स्मॉल कैपिटल में खुद लिखी आएंगी, आपको ये नहीं पूछेगा कि स्मॉल क्यों है कैपिटल क्यों है, जिससे आप इनको अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करके लिख सको, इसलिए कैपिटल और स्मॉल में लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात, है ना। तो यहाँ पर ये कमरा खाली है, इसमें कोई नहीं है, इसीलिए एंटीबॉडी बेचारी किसी से नहीं लड़ेगी, यहाँ दोनों एंटीबॉडी आराम से रह सकती हैं। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास दोनों एंटीबॉडी होती हैं, ओ के पास।
ठीक है, अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, अगर अगर शाम का ब्लड ग्रुप ए है, उसके शरीर में कौन सी प्रतिरक्षी होगी? अगर शाम का रुधिर समूह ए है तो उसके शरीर में कौन सी प्रतिरक्षी होगी? भैया शाम का शरीर है, शाम के शरीर के अंदर जो है ब्लड ग्रुप ए है, तो बता दो एंटीबॉडी कौन सी होगी उसके शरीर में? शाम का ब्लड ग्रुप ए है, एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो हमने कहा जो आपका ब्लड ग्रुप है वो तो तुम्हारा एंटीजन होता है ना, ब्लड ग्रुप जो है वो तो एंटीजन है, और जो एंटीजन हुआ वो एंटीबॉडी कभी नहीं हो सकता, लड़ाई बात जाएगी लड़ाई। इसीलिए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो भैया एंटीबॉडी बी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ए रखोगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो जाएंगी। तो याद रखना, आपके या तो ब्लड ग्रुप देकर एंटीबॉडी पूछ ले या आपको एंटीजन देकर एंटीबॉडी पूछ ले, तो जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके हमेशा ऑपोजिट होगी आपकी एंटीबॉडी। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? तो चार्ट यही याद हो गया आप लोगों को, दोबारा इसको सिर्फ एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी यहाँ से आपको इजीली चीजें जो हैं वो याद हो जाएंगी। हो गई याद? ठीक है, तो भाई बी होगी, क्योंकि ए का उल्टा बी होता है, ये हमेशा ऑपोजिट काम करती है। आ जाओ आरएच फैक्टर की बात करते हैं। मैम आरएच फैक्टर क्या होता है? भैया अब है, बहुत से बच्चे जो परेशान हो रहे थे कि मैम मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, एक कह रहा था मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, एक कह रहा था बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो 4 ब्लड ग्रुप है इन पर भी चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ही आपके आरएच फैक्टर है। तो आपके खून के ऊपर चार्ज जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो आरएच फैक्टर क्या है भैया? आपके खून में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं ये आरएच फैक्टर कहलाते हैं। तो किसी का खून पॉजिटिव है, किसी का खून नेगेटिव। तो क्या मैम जिनका खून पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जिनका खून नेगेटिव है वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये चार्जेस हैं जो आपके ब्लड पर होते हैं। आपके ब्लड के अंदर जब आप लोगों को कोई भी, मतलब ये आरएच फैक्टर जो होता है इसको डी एंटीजन कहते हैं हम। आरएच फैक्टर का एक और नाम है डी एंटीजन, आरएच फैक्टर को हम डी एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी के खून में ये डी एंटीजन दिख जाए, माइक्रोस्कोप में रखकर जब खून को देखेंगे तो उसके खून में जब हमें डी एंटीजन दिख जाए तो समझो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और जिसके खून में ना दिखे उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है ना? समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ऐसे होगा बेटा, ठीक है। अब आ जाओ, तो चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, है ना? सब कुछ याद हो गया ना अच्छे से? तो अब कुछ भी पूछ ले यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, थोड़ा सा आरएच फैक्टर के बारे में और बताऊंगी। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो आरएच फैक्टर होता है इसकी भी खोज पूछ लेता है पेपर में, किसने करी, है ना? आरएच कारक जिसको कहते हैं, आरएच कारक की खोज किसने करी थी? तो प्यारे साथियों जो आरएच कारक है ना, इसकी खोज करी थी इन्होंने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। लेकिन साथ में एक और साइंटिस्ट को ले लिया था। इसकी खोज आपको पूछेगा, इसकी डिस्कवरी आपको पूछेगा। आरएच फैक्टर की डिस्कवरी किसने करी? तो बताओगे कार्ल लैंडस्टीनर, वही जिन्होंने ब्लड ग्रुप को खोजा था, कार्ल लैंडस्टीनर, और साथ में थे इनके वेनर, ठीक है, साथ में थे इनके वेनर, ठीक है। कब करी थी? 1940 में करी थी, 1940 में। तो बताकर चलते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर हो गए और साथ में थे वेनर। तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा था? आरएच फैक्टर की खोज करी थी 1940 में। मैम किस में करी थी, किस में करी थी? तो बताओगे बंदर में खोजा था प्यारे बच्चे, बंदर में। आरएच फैक्टर को किस जानवर में खोजा था? आपको पूछा जाता है, बंदर में खोजा था, तभी तो कहते हैं बंदर हमारे पूर्वज हैं, है ना? मोंकी के अंदर खोजा था प्यारे बच्चे। आरएच फैक्टर की जो खोज हुई थी वो कौन से जानवर में हुई थी? आप बताएंगे मैम बंदर में हुई थी, बंदर, मोंकी में, है ना? अब मैम कौन से, उस बंदर का नाम क्या था? उस बंदर का नाम क्या था? तो भैया ये जो बंदर था ना, जिस बंदर में आरएच फैक्टर की खोज हुई थी, इस बंदर का नाम आपको पूछे तो आप बताना, इस बंदर का नाम था रीसस, इस बंदर का नाम था रीसस। तो रीसस नाम के बंदर में, रीसस जो है बंदर का नाम है, या कई बार ये बंदर की प्रजाति भी बुक्स में दी हुई होती है कि उस बंदर में, जिस बंदर में आरएच फैक्टर की खोज हुई थी, उस बंदर का नाम या उस बंदर की प्रजाति क्या थी?
तो नाम कह दो या उसकी प्रजाति कह दो, ये थी रीसस। ठीक है, क्या थी प्यारे बच्चे? रीसस। तो रीसस नाम का बंदर था जिसमें RH फैक्टर की खोज हुई थी। तो इस रीसस के नाम के ही दो कैपिटल लेटर लेकर, R और H लेकर बना दिया RH फैक्टर। इस RH फैक्टर की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये रीसस के ही नाम के दो कैपिटल लेटर लेकर बनाया है बेटा। ठीक है, क्लियर? तो ये रीसस के नाम के ही दो कैपिटल लेकर बनाया है, कैपिटल लेटर लेकर बनाया है, जो ये है RH फैक्टर, RH फैक्टर। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में भी बताऊंगी। अभी बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी पढ़ोगे, इनरा ब्लड ग्रुप भी पढ़ोगे, गोल्डन ब्लड ग्रुप भी पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर? कार्ल लैंडस्टीनर और वैनर, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? रीसस नाम का एक बंदर था जिसमें खोज हुई थी प्यारे बच्चे किसकी? आप बताकर चलते हो RH फैक्टर की। तो रीसस के नाम के ही दो कैपिटल लेटर लेकर बनाया था, RH फैक्टर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो सब चीजें सही लिखी हुई हैं। ठीक, चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब ये जो RH फैक्टर होता है, यहां से ये पॉइंट आपको पूछे और कल की क्लास में मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगी कि कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। मतलब कल की क्लास में आधे घंटे हमारा ब्लड टॉपिक चलेगा और उसके बाद आपका नया टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, टाइम हो चुका है। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में आपको एक चार्ट बनवाना है मुझे ब्लड का, और कौन किसको ब्लड डोनेट करता है वो, और कुछ टाइप और बताने एक्स्ट्रा, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इनरा ब्लड ग्रुप, इन सब के बारे में। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं कल अब हम लोग।